हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता से रिलेटेड यह अगला प्रैक्टिस सेट है हमारा। इसमें हम लोग भूगोल, विज्ञान, आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको एक एक प्रश्नों को उसके उत्तर के व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड यह प्रश्न है। क्वेश्चन है कि भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। यानी अगर हम लोग बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो दौर था वह उदारवादी दौर था। उसके बाद जो है फिर जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी थोड़ा सा विभाजित होती है 1905 के बाद, और उसमें दो दल बनते हैं, एक गर्म दलीय और एक नर्म दलीय लोग का जो है अलग अलग समूह हो जाता है। तो उसमें गर्म दलीय आंदोलन का जो पिता कहा जाता है, उसके जो मुख्य रूप से उसमें आगे थे भागीदारी, वो है बाल गंगाधर तिलक। और इनका त्रिगुट का ये चलता है बाल, पाल और लाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन जो है तिकड़ी है बाल, पाल और लाल की। तो याद रखेंगे गर्म दलीय नेता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को याद रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है यह जो है 1908 या 1903 या 1906 या फिर 1905 है। तो इसका सबसे सही जवाब यह है कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह 1906 में हुआ है। और यह कहाँ हुआ है? 30 दिसंबर 1906 को वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। और वकारुल मुल्क जो है इसके संस्थापक में से थे, और इसकी जो स्थापना है यह ढाका में हुई थी जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है यह 1908 में हुआ है, या 5 में, या फिर 1907 में, या 1906 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ है। और 7 से याद रखेंगे हम लोग सूरत, यह विभाजन कहाँ हुआ था? तो सूरत अधिवेशन के समय जो है यह विभाजन हुआ था। नरम दलीय और गर्म दलीय लोग का जो है अलग अलग हो गया था विभाजन, और फिर ये जो दो अलग अलग गुट बन गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, या 1916 के लखनऊ समझौता में फिर ये लोग पुनः एक संगठित हो गए। तो याद रखेंगे हम लोग 7 से सूरत अधिवेशन में जो है नरम दलीय और गर्म दलीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुट में विभाजित हो गए थे। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन जो है यह क्यों शुरू किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के शुरू किए जाने का जो सबसे प्रमुख कारण ये था कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल को विभाजित किया गया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। पूर्वी बंगाल में असम का हिस्सा था और बांग्लादेश जो है मिलकर के पूर्वी बंगाल था, और पश्चिमी बंगाल में जो है बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ये जो क्षेत्र थे इसको पश्चिम बंगाल के अंतर्गत रखा गया था। और इसी के ये में जो है खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन का शुरू हुआ था, और लोगों ने जो है कपड़ा वगैरह विदेशी कपड़ों का होली जलाया और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो है यह आंदोलन शुरू हुआ था। कौन आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह चल रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसका जो ये नेतृत्व करने वाले थे उसमें से प्रमुख नाम आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जो है इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति जो है यह क्या थी? यह नारियों के उत्थान के लिए समर्पित थी, या फिर विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली समिति थी, या मजदूरों के कल्याण में रुचि रखती थी। लेकिन इसका जो सबसे सही जवाब है कि अनुशीलन समिति जो है यह एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक क्रांतिकारी संगठन था, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ और उसके फलस्वरूप उसे पुनः कब एकीकृत कर दिया गया था जी। तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन महोदय ने किया था,
ये उन्होंने प्रशासनिक दिक्कत आ रही है इसको कह के किया। हालांकि यह जो है सांप्रदायिक के आधार पर विभाजन किया गया था बंगाल का, पूर्वी बंगाल और को अलग और पश्चिमी बंगाल को अलग किया गया था। तो इसको पुनः जो है 1911 में दोनों बंगाल को फिर से एकीकृत कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को। और उसके बाद जो है फिर जब पूर्वी पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ यानी आज़ादी के समय जो है पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा था वो पूर्वी पाकिस्तान बना। और उसके बाद फिर 1971 में वहाँ एक लीडर हुए शेख मुजीबुर रहमान, जो पूर्वी पाकिस्तान से अभी वो आधुनिक में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और फिर इधर 1911 में बंगाल जब एक हुआ तो 1912 में बिहार और उड़ीसा का संयुक्त प्रांत जो है वो बंगाल से अलग हुआ। और फिर उड़ीसा जो है बिहार से 1936 में अलग हुआ। और बिहार से झारखंड जो है सबसे अंतिम में इधर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो है नाम आता है एनी बेसेंट का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। वहीं सरोजिनी नायडू जो है वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजिनी नायडू जी हैं और प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के प्रमुख नायक कौन थे। यानी काकोरी कांड जो है यह हुआ कब था, तो काकोरी कांड जो है यह 1925 में हुआ है। और इसके मुख्य नायक जो थे वो अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये दो लोग जो है काकोरी कांड के मुख्य नायक के रूप में थे। तो इसमें जो है अशफाकुल्ला खां का नाम तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही जवाब होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसके प्रमुख नायक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन है वो किस योजना के तहत ये विभाजन हुआ था। 10वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि इसका जो विभाजन हुआ है भारत एवं पाकिस्तान के जो विभाजन हुआ था यह जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 10वां नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि यह भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। और सर जॉन रेडक्लिफ के नेतृत्व में जो है यह लाइन खींची गई, इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको जो है रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का सीमांकन कौन किया। तो अभी हम लोग इस पर चर्चा ही किए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका सीमांकन जो है वो रेडक्लिफ महोदय ने किया था, इसलिए उसका नाम जो है रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 11वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि देश सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत का किस देश से लगता है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद नेपाल, भूटान, चीन, बर्मा, इन देशों में से जो सबसे छोटा स्थलीय सीमा लगता है भारत का वह भूटान से लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और सबसे लंबा जो स्थलीय सीमा रेखा लगता है भारत का वह लगता है बांग्लादेश से। याद रखेंगे हम लोग, सबसे छोटा भूटान से और सबसे लंबा सीमा रेखा किससे लगता है, ये बांग्लादेश से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है, भारत के पश्चिम में जो है यह अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप में द्वीपों की जो समूह है 13, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा 13वां नंबर क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा कि 36 जो है द्वीपों का समूह है। भारत का जो लक्षद्वीप है यह अरब सागर में स्थित, इसमें 36 द्वीपों का समूह है, इसलिए लक्षद्वीप समूह के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सबसे सही है। तो अगर हम लोग इस कथन को एक एक को विचार करते हैं कि भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है तो सही कथन है, क्योंकि भारत की स्थिति जो है वो स्थलीय रूप से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, याद रखेंगे स्थलीय रूप से कहाँ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, जबकि जलीय तो 6 डिग्री 4 मिनट से ही शुरू हो जाता है। तो भारत की जो है ये पूरी तरह से उत्तर में है। दूसरा है कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, यह भी सही है। तीसरा है
कि भारत की जो स्थिति है देशांतरीय हिसाब से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है, यह भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही है। भारत जो है अक्षांशीय हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है, याद रखेंगे हम लोग। और पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण ही जो है भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत की जो सबसे लंबी सुरंग, सबसे बड़ी जवाहर सुरंग जो है यह किस राज्य में स्थित है। सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा 15वां नंबर प्रश्न के लिए। सबसे जो सही उत्तर है कि यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा किस नाम से कौन सा है, यानी जो दर्रा जो पहाड़, दो पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से जो पतला सा संकरा रास्ता होता है उसको दर्रा के नाम से जानते हैं। तो यह जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ए होगा कि शिवकिला दर्रा के नाम से जो है उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला में जो स्थित दर्रा है उसमें से पिपली घाट दर्रा स्थित नहीं है। बाकी ये तीनों दर्रा थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और पालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये तीनों दर्रा जो है ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है। ये तीनों दर्रा जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत की दर्रा के नाम से भी ये जाना जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि जोजिला दर्रा जो है वो किसको किससे जोड़ता है, भारत में वो जो है किन दो प्रमुख स्थानों को जोड़ने का काम करता है। तो जोजिला दर्रा जो है यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, या फिर इसके अतिरिक्त इसका करेक्ट आंसर है 18 का यही होगा कि जो जोजिला दर्रा है यह भारत में श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो मुख्य रूप से जिन दो राज्यों को जोड़ता है वह है ऑप्शन नंबर 19वां के लिए ए कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का कार्य जो है पालघाट दर्रा, अभी हम कहें पीछे कि थालघाट, पालघाट और भोरघाट, ये तीन प्रमुख जो है दक्षिण भारत की दर्रा है, जिसमें पालघाट दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। बाकी जो दो दर्रे हैं यानी पालघाट के अतिरिक्त थालघाट और भोरघाट, वो दोनों दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। यह बिहार बोर्ड के क्लास 5 का पहला चैप्टर है इसका जो है ईवीएस का, जिसमें नाथुला दर्रा का चर्चा किया गया है, नाथुला की शहर। तो नाथुला दर्रा जो है यह कहाँ स्थित है हम सभी जानते हैं, इसका उत्तर तो सभी लोग हम लोग कर सकते हैं आसानी के साथ कि यह दर्रा जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी 20वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मनुष्य के बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है। मनुष्य के बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है मस्तिष्क में, हमारे शरीर सर में, यह सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है जाना जाएगा। दोस्तों अब हम लोग जो है इतिहास और भूगोल के अतिरिक्त साइंस का प्रश्न देख रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे फिर एक बार कि अगर अब तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। CO2 जो है वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है यह हमको जानकारी देनी है। तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि इस पर पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा किए थे, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, हो गया 99%, CO2 जो है वो 0.03%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। और 0.97 में जो है वो इसके अतिरिक्त जितने भी गैसेज हैं वायु में वो 0.97% में ही स्थित है, यानी 22वां के लिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी सांस लेने से संबंधित बीमारियां कौन सी है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी जो है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस भी है और न्यूमोनिया भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि डी, जैसे बीपीएससी जो है एक से अधिक प्रश्न उत्तर सही होने की स्थिति में एक ऑप्शन नंबर डी रखता है, जिसका में जो है लिखा होता है कि
एक से अधिक, तो यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, या फिर एक से अधिक के लिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्पों यानी फूलों का जो अध्ययन है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो 24वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है कि पुष्पों के अध्ययन जो है वह एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसके लिए 24 नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा, तो 24 का सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे है कि पुष्प के अतिरिक्त फल यानी फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, तो फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव क्या है। जी, सबसे छोटा जीव पूछा जा रहा है, या ईस्ट है, या वायरस है, या जीवाणु यानी बैक्टीरिया है, या फिर माइकोप्लाज्मा है। तो इसका सबसे सही जवाब जो होगा 26वां नंबर प्रश्न के लिए कि सबसे जो छोटा जीव है वह माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 26वां के लिए क्या होगा सबसे सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए जो है माइकोप्लाज्मा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, यानी किस वजह से जो है दूध दही के रूप में जमता है। तो दूध का जो दही से जमना, एक तो पहली बात कि यह लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के वजह से जमता है ना, तो ये लैक्टोबैसिलस कहलाएगा। दूसरा, दूध से दही का जमना, अगर परिवर्तन की बात करेंगे तो परिवर्तन दो तरह का होता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या कि रबर को हम लोग जो है खींच कर लंबा कर देते हैं, फिर छोड़ने पर पुनः वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और दूध से दही का जमना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि एक बार जो चेंज हो गया तो फिर हम उसको दही से दूध नहीं बना सकते हैं। किसी भी लकड़ी का जलना जो है वो भी रासायनिक परिवर्तन में आता है। तो दूध से दही का जमना लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, और अगर परिवर्तन से सवाल पूछा जाए तो वह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो है दही जम जाने के पश्चात जो है फिर हम उसको पुनः दूध के रूप में वापस नहीं ले सकते हैं। लेकिन पानी का बर्फ बनना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, पानी बर्फ बन जाएगा, बर्फ से फिर पानी बनाया जा सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है। 28वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बैक्टीरिया से कौन से रोग फैलते हैं। चेचक यानी चिकन पॉक्स के नाम से जो कहा जाता है, या फिर तपेदिक, या मप्स, या पीलिया। तो इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि चेचक जो है यह बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि गाजर है, गाजर जो हम लोग खाते हैं, कैरेट, जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखेंगे हम लोग, गाजर जिसमें क्या कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वो क्या है, तो जो गाजर जो है वह है जड़, उसके जड़ को हम लोग जो है सेवन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संसार का सबसे बड़ा फूल जो है वो कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा फूल जो है वो रफलेशिया के नाम से जाना जाता है, यानी 30वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो क्या है, वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। राज्य का जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, उसको घटाने का या फिर उस क्षेत्र को बढ़ाने का जो अधिकार है वह भारत में किसे प्राप्त है। तो किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का जो अधिकार है यह भारतीय संसद को, संसद से तात्पर्य यह है कि उसके सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति का अनुमोदन, तो इन तीनों को तीनों अंग मिलकर के संसद बनता है। तो भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य के क्षेत्र को घटा या फिर बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ है वह किस वर्ष हुआ है। भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन हुआ है यह ऑप्शन नंबर जो है 32 का हो जाएगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन 1956 में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे इसका सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार भारतीय संसद के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो समानता का जो अधिकार है यह अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, और मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद के बीच किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में
और अनुच्छेद 12 से 35 में, कहाँ, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का जिक्र है। उसमें से समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो है चर्चा किया गया है। समानता के अधिकार का चर्चा कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, यानी छुआछूत का उन्मूलन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी कि अनुच्छेद 17 में जो है यह छुआछूत से उन्मूलन करने वाला अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण या फिर आदि का जो है अलंकरण करने के ये प्रदान किया गया है। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और ये भारत रत्न का जो अलंकरण करने का ये प्रदान किया गया है, यह है ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 18 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए और फिर कमेंट करके बताइएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है उसमें जो स्वतंत्रता का जिक्र है वह किन्हें प्राप्त है। यह जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, या भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, या भारत के निवासियों को। थोड़ा सा का डिफरेंस है, इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जो अनुच्छेद 19 में अंतर्गत स्वतंत्रताएं हैं वो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। भारत में पैदा हुए व्यक्ति अगर किसी अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उन्हें अनुच्छेद 19 का जो स्वतंत्रता दिया गया है वो उसे नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो है हम ये नहीं कहेंगे, या फिर भारत के निवासी, तो भारत में जो है अन्य देश के आकर के लोग अगर शिक्षा पाना, इलाज कराने के लिए से रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उन्हें अगर भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है तो फिर वो स्वतंत्रता भी उसे प्राप्त नहीं है। तो यह स्वतंत्रता किसको है कि भारतीय नागरिकों को, भले वो कहीं और का हो लेकिन आकर के अगर भारत में नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो उसे यह अधिकार प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो है यह बोलने का अधिकार, जिसको हम लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम से जानते हैं, यह मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। हड़ताल पर जाने का अधिकार, यानी कि हम लोग जो है हमारे संविधान के द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि हम जो है किसी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, और उसके बाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन व्यवसाय करने का जो अधिकार है, ये 37वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये मौलिक अधिकार के रूप में नहीं जाना जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है, यानी व्यक्ति के विदेश यात्रा अधिकार करने को संरक्षण करने वाला अधिकार जो है वह कौन सा है, किस अनुच्छेद के तहत यह व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 21, यह अनुच्छेद 21 के तहत जो है यह स्वतंत्रता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह उसके तहत अधिकार लोगों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध जो है अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकारों का जो वर्णन है 39वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार को वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, यह है ऑप्शन नंबर डी कि यह अनुच्छेद 24 जो है यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों हम लोग 40 प्रश्न जो है कंप्लीट किए हैं, जिसके उत्तर को हम लोग उसके व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस 40 प्रश्न से हमें 100 प्रश्न भी नहीं छूटेंगे। इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आते हैं तो जितना हम लोग चर्चा किए हैं, तो यह वीडियो आपके हर परीक्षा के लिए लाभकारी और हितकारी साबित होगा। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी अपने शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।